वर्तमान में हरियाणा के 10 सबसे ताकतवर नेता। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। राव नरेंद्र सिंह। सितंबर 2025 में हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा बदलाव हुआ जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। कांग्रेस ने चुपचाप उदय भान को हटाया और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया। अब सवाल यह है, इतने सारे नामों में से कांग्रेस ने इन्हीं को क्यों चुना? जवाब छुपा है एक शब्द में, अहीरवाल। दक्षिण हरियाणा का वो इलाका, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, जहां अहीर यादव समाज की जड़ें बहुत गहरी हैं। राव नरेंद्र सिंह इसी समाज के नेता हैं। 2009 से 2014 तक नारनौल से विधायक रहे और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। असली बात यह है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओबीसी और यादव वोट बैंक के लिए आपस में होड़ लगाए हैं और राव नरेंद्र सिंह उस होड़ में कांग्रेस का नया दांव है। अभी एक बात मन में रख लीजिए, इस पूरी सूची में एक ऐसा नेता भी है जिसने अकेले दम पर पूरी पार्टी को जिंदा रखा, सिर्फ एक सीट जीतकर। वो नंबर थोड़ी देर में आएगा। पहले नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9, उदय भान। होडल से विधायक, दलित समाज से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। 2019 में इन्हें हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी और सितंबर 2025 में उनका पद चला गया। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब नाव डूबे तो माझी को दोष। लेकिन रुकिए, उदय भान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो अभी भी विधायक हैं, दलित नेता हैं और हरियाणा में दलित वोट बैंक किसी भी पार्टी की जीत या हार तय कर सकता है। यही वजह है कि वो कमज़ोर हुए लेकिन बाहर नहीं हुए। अब एक बात जो नंबर 8 के सामने आएगी। इस सूची में एक ऐसा नेता है जो विधानसभा में 2 बार हारा लेकिन दिल्ली में राज्यसभा की कुर्सी मिल गई। राजनीति में यह कैसे होता है, देखते हैं। नंबर 8, रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जब भी देश में कोई बड़ा राजनीतिक तूफान उठता है, टीवी खोलो, ये जरूर दिखते हैं। अब एक चौंकाने वाली बात सुनिए। 2014 में कैथल से विधानसभा चुनाव लड़े, हारे। 2019 में फिर लड़े, फिर हारे। 2 बार जमीन पर हार, फिर पार्टी ने राज्यसभा में बिठा दिया। जो खेत में नहीं जीत पाया उसे महल की छत मिल गई। यह सुनकर आपको गुस्सा आए या हंसी, यह आप पर निर्भर है, लेकिन यही हमारी राजनीति का रंग है। असल बात यह है, सुरजेवाला हरियाणा के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा की आवाज़ बनते हैं। इनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला भी कांग्रेसी नेता थे, यानी राजनीति इनके खून में उतरी हुई है। नंबर 7, और यहाँ वो कहानी आ रही है जो किसी फिल्म से कम नहीं। नंबर 7, अभय सिंह चौटाला। अभय चौटाला INLD, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे। 2019 का वो चुनाव याद रखिए जब INLD का लगभग सफाया हो गया था। 90 सीटों में से सिर्फ एक सीट एलनाबाद, और वो सीट अभय चौटाला ने जीती थी। पूरे हरियाणा में तूफान था, सब उड़ गए, सिर्फ अभय की नाव टिकी रही। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह कहावत तो सब जानते हैं, लेकिन अभय ने अकेले पूरी पार्टी को जीवित रखा। यह काम छोटा नहीं है। 2024 में INLD ने वापसी की, 2 सीटें जीती। अब एक दिलचस्प तथ्य, अभय और दुष्यंत चौटाला एक ही परिवार से हैं। 2018 में घर में टूट हुई, दुष्यंत ने JJP बनाई, दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। 2024 में दुष्यंत की JJP 0 सीटें, दुष्यंत खुद जमानत नहीं बचा पाए और अभय आज भी मैदान में है। एक ही घर, 2 अलग किस्मतें। अब नंबर 6, जहां एक ऐसा नेता है जिसे हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में लोग गब्बर कहते थे। नंबर 6, अनिल विज। अम्बाला छावनी से 7 बार के विधायक, 7 बार लगातार, 1990 से लेकर अब तक। और यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इनकी पहले जीत हुई थी जब सुषमा स्वराज ने यह सीट खाली की थी। राज्यसभा के लिए गई थी वो, और 1990 में अनिल विज ने उस सीट पर कब्जा किया और फिर कभी नहीं छोड़ी। 35 साल एक ही सीट, 7 बार जीते। राजनेता आते जाते हैं, यह तो जमीन में गड़ी हुई खूंटी है। इन्हें सरकारी कर्मचारी गब्बर कहते थे। वजह ये अचानक सरकारी दफ्तरों पर छापे मारते थे और गैर हाजिर कर्मचारियों को उसी वक्त निलंबित कर देते थे। अब एक और बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, 35 साल की राजनीति के बावजूद अनिल विज पर आज तक एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। हरियाणा की राजनीति में सचमुच अचरज की बात है। 2024 के चुनाव से पहले इन्होंने खुलेआम कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जबकि बीजेपी ने पहले ही नायब सैनी को CM चेहरा बना दिया था। अपनी ही पार्टी में बगावत का झंडा उठाना और फिर भी पार्टी के साथ बने रहना, यही विज साहब का अंदाज है। अब नंबर 5, एक ऐसा नाम जो चौथी पीढ़ी का नेता है और जिसने 27 साल की उम्र में वो कर दिया जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। नंबर 5, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से सांसद, लेकिन इन्हें सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के बेटे के रूप में देखना ये नाइंसाफ़ी है।
2005 में जब ये पहली बार रोहतक से लोकसभा जीते, उस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 27 साल। उस वक्त ये पूरे देश के सबसे युवा सांसद थे। जिस उम्र में ज़्यादातर लोग पहली नौकरी ढूंढते हैं, उस उम्र में ये संसद पहुंच गए। अब एक और तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, दीपेंद्र इस परिवार की चौथी पीढ़ी है जो सार्वजनिक सेवा में है। उनके परदादा चौधरी मातूराम हुड्डा महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में थे। 4 पीढ़ियां, एक ही मिट्टी, एक ही रास्ता। 2024 में रोहतक से एक बार फिर जीते। कांग्रेस ने हरियाणा के भविष्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक सवाल मन में रखिए, इस सूची में एक ऐसी नेता भी है जिनके साथ उनकी अपनी पार्टी ने बार बार अन्याय किया, जिन्हें बार बार किनारे किया गया और फिर भी वो डटी रही। वो नाम अब आ रहा है। नंबर 4, कुमारी शैलजा। इनके पिता चौधरी दलबीर सिंह हरियाणा के कांग्रेस नेता थे, यानी राजनीति पहले से घर में थी। लेकिन असली कहानी अब सुनिए। 2019 में शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और हारी, लेकिन हार के बाद भी ज़्यादा चर्चा हुई उस बात की जो चुनाव के दौरान हुई। शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच खुली तनातनी सामने आई। दोनों के खेमे अलग अलग दिशाओं में खींचते दिखे और माना जाता है इस आंतरिक कलह ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। घर का भेदी लंका ढाई। इसके बावजूद शैलजा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। दलित महिला नेता के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान है। हरियाणा में जातीय समीकरणों की जिस राजनीति का खेल चलता है, उसमें शैलजा जैसा चेहरा बहुत कम आता है। अब नंबर 3, और यहाँ वो नेता आ रहा है जिसने खुद तो घर नहीं बसाया, लेकिन हरियाणा को जरूर बसाया। नंबर 3, मनोहर लाल खट्टर। 2014 से 2024 तक पूरे 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के इतिहास के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में से एक। अब एक ऐसी बात जो सुनकर आप एक पल के लिए रुक जाएंगे। जब 2014 में खट्टर साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त वो पहली बार विधायक भी बने थे, पहली बार एमएलए और फिर सीधे मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति में ऐसे किस्से बहुत कम सुनने को मिलते हैं। और एक बात और बताता हूँ, खट्टर साहब ने जीवन भर शादी नहीं की, आरएसएस के प्रचारक रहे, पूरे जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। जिसने घर बसाना छोड़ दिया, उसने सूबा चला दिया। मार्च 2024 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, करनाल की विधानसभा सीट भी छोड़ी, सीधे लोकसभा लड़े और जीत गए। और अब केंद्र में ये बिजली मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय दोनों की जिम्मेदारी में है। राज्य से राष्ट्रीय राजनीति तक यह सफ़र उन्होंने बड़ी सफाई से तय किया है। अब नंबर 2, हरियाणा का सबसे बड़ा जाट चेहरा, जो सत्ता में तो नहीं है, लेकिन जिसके बिना हरियाणा की राजनीति अधूरी है। नंबर 2, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2005 से 2014 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और आज हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली। उन 37 में अधिकतर सीटें हुड्डा के प्रभाव वाले इलाकों में थी। सोचिए, अगर हुड्डा ना होते तो कांग्रेस की गिनती और कम होती। एक चौंकाने वाली बात, हुड्डा परिवार 3 पीढ़ियों से हरियाणा की राजनीति में है। इनके पिता थे रणबीर सिंह हुड्डा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे, और उनके बेटे दीपेंद्र सांसद हैं। 3 पीढ़ियां, 3 अलग भूमिकाएं, एक ही ध्येय। जाट राजनीति में आज भी हुड्डा का नाम सबसे ऊपर है। और नंबर 1, वो नेता जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से उठा, जिसके पिता एक किसान थे, और आज वो उसी हरियाणा का मुखिया है जहां कभी बड़े घरानों और जाट नेताओं का बोलबाला था। नंबर 1, नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री। जन्म 25 जनवरी 1970, जगह मिर्जापुर माजरा गांव, अंबाला जिला। इनके पिता तेलूराम सैनी सेना में सेवानिवृत्ति थे और खेती भी करते थे। सैनी समुदाय परंपरागत रूप से बागवानी और खेती से जुड़ा ओबीसी समाज। यह वो समाज है जिसे हरियाणा की राजनीति में दशकों तक हाशिए पर रखा गया। फिर मार्च 2024 में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, खट्टर को हटाया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह दांव बीजेपी के लिए बहुत काम आया। अक्टूबर 2024 में बीजेपी ने 48 सीटें जीती और नायब जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, इस बार लड्डूबाज सीट से जीतकर। 2025 के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने 10 में से 9 महापौर सीटें जीती। यह नायब सरकार की जमीनी पकड़ का सबूत है। एक गांव का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ा, आरएसएस से जुड़ा, धीरे धीरे ऊपर उठा और आज 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मुखिया है। मिट्टी में पले जो मिट्टी की ताकत जानते हैं, और जो मिट्टी की ताकत जाने वो राज करते हैं।